अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। साइया अजगम बिस्मा भट्टी किस्त नंबर 22। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि राहदारी की तरफ मुड़ते ही इसके सामने कोई लड़की आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? यूसुफ शाह ने इसको सख्त तेवरी से पूछा। वो इस वक्त सख्त गुस्से में था। मेरी तारीफ तो आप हैं शाह जी। इसके चेहरे को बेताबी से नहारते बोली। क्या मतलब इस बात का? नकाब कहाँ है तुम्हारा? यूसुफ शाह के माथे पर मजीद बल पड़े। वो मैं इरम, फरहीन की छोटी बहन। इसकी सख्त आवाज़ पर वह हड़बड़ाते बोली। यूसुफ शाह के माथे के बल तो ढीले हुए, लेकिन इसका बेबाक अंदाज इसे पसंद न आया। हटो मेरे सामने से, अपनी आंखों का जाविया बदलते कहा। मेरी बात तो सुन ले, फिर चली जाऊंगी शाह जी। इसके चेहरे पर नजरें टिकाए मिन्नत के से अंदाज में कहा। पता है ना कि शाह हवेली की लड़कियां और बेटियां शाह हवेली के मर्दों से बात नहीं करती हैं। यूसुफ शाह ने संजीदगी से कहा। नजरें अब इसकी तरफ नहीं उठाई थी। वो कैसे फरहीन के अलावा किसी को आंख भरकर देखता। सब जानती हूँ, लेकिन दिल ने मजबूर कर दिया है, और अगर मैंने बात ना सुनी दिल की तो बहुत नुकसान होगा शाह जी। हाथों को आपस में जोड़ते कहा। इस वक्त कोई शर्म, कोई लिहाज इसे याद नहीं आ रहा था। इसे बस याद इतना था कि यूसुफ शाह के अलावा वो किसी और से रिश्ता नहीं बना सकती। शाह जी, काश के हवेली में हमें बचपन से बता देते कि हमारा नाम किससे मंसूब किया जा रहा है, तो शायद ये दिन न दिखना पड़ता। हम दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। फरहीन और मैं दोनों ही अपने नाम के साथ जोड़े जाने वाले नामों पर राजी नहीं। यूसुफ शाह ने झटके से इसे देखा। आंखों में पहले ही सुर्खी थी, अब गजब का तैश भी आ गया था। बेहतर होगा कि इस फजूल बात को तुम अपने तक रखो। दोबारा नजरों का रुख फेरते गुस्सा जब्त करते कहा। शाह जी, फरहीन कभी नहीं कहेगी। इसके लिए तो इस हवेली के असूल और हमारे वालिदैन की इज्जत अजीज है। मर जाएगी मगर अपने लिए एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालेगी। और रही मैंने तो जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा है। आप पहले मर्द हैं शाह जी, जिसे इर्म ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, और मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी और का मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। इसके लहजे में बेबाकी थी, बगावत की बू आ रही थी। मोहब्बत बेशक सच्ची थी, लेकिन खुद गर्जी की रमक थी। मेरे सामने दोबारा ऐसी वाहियात बात करने से गुरेज करना, और मेरे सामने आने की भी कोशिश न करना। ठंडे ठार लहजे में इसे वार्न किया और साइड से गुजरने लगा कि इरम ने इसकी कलाई पकड़ ली। यूसुफ शाह ने कहर बरसाती निगाहों से अपने हाथ को देखा, जिसको इरम थाम चुकी थी। प्लीज़ शाह, मेरी तड़प को समझे। आपके सिवा किसी और को तसव्वुर करना गुनाह है मेरे लिए। इसके हाथ पर दबाव देते कहा। यूसुफ शाह ने झटके से अपना हाथ इसके हाथ से जुदा किया। एक बात कान खोलकर सुन लो, इसकी तरफ करखत निगाहों से देखते कहा कि इरम के कदम डगमगाए। इसे खौफ सा आया था यूसुफ शाह से। यूसुफ शाह के लिए अगर कोई है तो बस फरहीन, बस। ना इससे पहले ना इसके बाद कोई, और इसके अलावा मुझे किसी को देखने का शौक है भी नहीं, ना ही किसी की तड़प जानने का मन है। दूर रहो, जितना दूर रह सकती हो मुझसे। इसकी आंखों में अपनी खून आशाम निगाहें डाले वो इरम को कपाने पर मजबूर कर गया था। शाह, इसके लब फड़फड़ाए। यूसुफ शाह ने इस पर कटीली निगाह डाली और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फरहीन किसी और को पसंद करती है, इसने जल्दी से यूसुफ शाह के पीछे से कहा। पता नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इसने बस किया। इसे ये सही लगा। नहीं बर्दाश्त हुआ था कि इसका ऐसे नज़रअंदाज करना। यकीनन वो इस वक्त सिर्फ अपना ही सोच रही थी। यूसुफ शाह के कदम अपनी जगह मंजमंद हुए, दिल जैसे अंदर ही कहीं सुकड़ सा किया था। ये बात बम की तरह इसकी रूह पर लगी थी। खतरनाक तेवरों से वो पलटा। इरम के कदम लड़खड़ाए। इसे यूसुफ शाह की सुर्ख खौफनाक आंखें अपने अंदर धंसती हुई महसूस हो रही थी। वो लंबे कदम बढ़ता इसकी तरफ आया और झटके से इसका गला पकड़कर पास दीवार से पिन किया। शाह, वो इस अचानक अवतार पर बौखलाकर इसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख गई। वो अपने गले पर सख्त पकड़ महसूस कर रही थी, और इसकी आंखें तो जैसे भस्म कर देने वाली थी। क्या कहा तुमने? वो किसी और को पसंद करती है? ऐसे अल्फाज मुंह से तुमने अदा कैसे कर लिए? इससे पहले कि तुम ये अल्फाज दोबारा अदा करो, मैं तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। इसके गले पर जोर लगाते वो वहशतनाक अंदाज में बोल रहा था। इरम, शाह, फरहीन जो अपने ध्यान में कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी कि किसी मर्द की
वहशत ज़दा आवाज़ पर वो कॉरिडोर की तरफ मुड़ी तो जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई। इसकी बहन को यूसुफ शाह दीवार से लगाए इसका गला दबा रहा था, यकीनन जान से मार रहा था। वो इस लम्हे से खौफज़दा होती इनकी तरफ भागी। शाह छोड़े, खुदा का वास्ता, पूरी जान लगाकर वो यूसुफ शाह का हाथ हटा पाई थी और खुद इरम के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। इरम बुरी तरह से खांसने लग गई और फहीन फूले तनफ़्फ़ुस से इसके सामने खड़ी थी। इस सूरत में इसका दुपट्टा सर से सिरक कर कंधों पर आ गया था, बालों का ढीला जूड़ा बनाया हुआ था और चंद आवारा लिटे इसके रुखसारों पर बोसा दे रही थी। वो पूरी जान से यूसुफ शाह को दूर कर पाई थी और इसका चेहरा जोर लगाने की वजह से सुर्ख हो गया था। बिल्ली आंखों में सुर्ख डोरे थे। यूसुफ शाह तो सामने फरहीन को देखकर जैसे अपनी जगह मंजमद हो गया था। वो इसके सामने पहली दफ़ा आई थी और जिस रूप में वो खड़ी थी क़यामत से कम नहीं लग रही थी। इसके खौफ से फड़फड़ाते लब यूसुफ शाह को अपनी जगह हिलाकर रख गए थे। क्या कर रहे थे आप? जान से मार रहे थे इसे? इरम के सामने ढाल बनी वो यूसुफ शाह से इस्तफसार कर रही थी। इसकी चाहत इसके सामने खड़ी थी, जिसे देखने की तलब यूसुफ शाह के जिस्म के एक एक पोर में समाई थी। इसकी हालत इसे सामने देखकर जैसे बिल्कुल अपने बस में नहीं रही थी। बताइए, मारना चाहते थे इसे? क्यों? इसके सीने पर हल्का सा धक्का देते बोली। अपनी बहन की हालत देखकर इतनी हिम्मत तो आ ही गई थी। आपकी बहन कितनी गलीज सोच की मालिक है। अगर जान लेती तो शायद आज मुझे रोकने के लिए सामने न आती। इरम की शक्ल पर नजर पड़ते जैसे वो दोबारा सर्द हुलिये में वापस आकर एक एक लफ्ज को चबा चबा कर बोला, सोच समझकर बात कीजिए, बहन है वो मेरी। मुझे अच्छे से इल्म है कि वो किस सोच की मालिक है। इरम के कंधों के गिर्द अपने बाजू फैलाते ठोस लहजे में कहा, हाँ बहुत जानती हैं आप इसे, तभी तो ये नहीं जान सकी कि ये मेरे सामने इस वक्त क्या अल्फाज अदा कर रही थी। यूसुफ शाह का जबड़ा दोबारा भींच गया था। फरहीन ने इरम को देखा जो फूले सांसों से टुकर टुकर यूसुफ शाह को देख रही थी। यह हरकत देखने की तो फरहीन को भी बुरी लगी, क्योंकि इसे इरम की आंखों में हया नजर नहीं आई थी। मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही थी जिसकी हकदार आप हैं। फरहीन को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। सुर्ख तमतमाते चेहरे से इरम को देखा। और जानती हैं क्या कह रही थी? आपके किरदार पर उंगली उठाई इसने। यूसुफ शाह ने गुस्से से पास दीवार पर हाथ मारा कि इसकी वहशत में फरहीन कांपने के साथ जैसे साकित हुई। ये नाकाबिले यकीन था। ये कह रही थी कि आप किसी और मर्द को पसंद करती हैं। हया नहीं आई इसे अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फाज अदा करते हुए। यूसुफ शाह को ये अल्फाज अदा करते हुए कितनी शर्मिंदगी हो रही थी, ये बस वही जानता था। फरहीन ने वैरान नजरों से इरम को देखा, जब उंगलियां चटखा रही थी और आंखों के जाविये चोर जैसे इधर उधर फड़क रहे थे। मैंने बचपन से लेकर अब तक वक्त साथ नहीं गुजारा, लेकिन आपकी आंखों से आपके किरदार की गवाही दे सकता हूँ। ये मुझे बताएगी कि आपका किरदार कैसा है, आप क्या सोचती हैं, जो खुद मेरे सामने अपनी दो कौड़ी की मोहब्बत का सबूत दे रही है। यूसुफ शाह गुस्से से इरम को घूरते बोल रहा था। फरहीन का जैसे दिल बंद हो रहा था। इसने आज तक अपने जज्बात, अपनी बातें किसी पर आश्कार नहीं होने दी। पहली बार इसने खामोश लफ्ज़ों से अपनी बहन को कुछ बताया तो इसने ऐसे नीलाम की इसकी इज्जत इरम के लिए हो सकता है ये कोई बड़ी बात न होती, लेकिन फरहीन के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके किरदार को उस शख्स के सामने खराब करना चाहा जिससे इसकी शादी फिक्स कर दी गई थी, और वो किरदार का अपनी चाहत का इतना सच्चा था कि बिना फरहीन से कुछ पूछे इसकी किरदार की गवाही देने को तैयार था। खुद को वो शर्मिंदगी में गिरा हुआ महसूस कर रही। बेहतर होगा कि अब ये मेरे सामने ना आए, वरना मैं आपका भी लिहाज नहीं करूंगा। इरम को सख्त नजरों से देखते वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। खुद को लड़खड़ाने से बचाने के लिए फरहीन ने दीवार का सहारा लिया। इरम को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सच में खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन वो क्या करती? इसका ज़र्फ इसकी बहन जैसा नहीं था। वो अपने दिल को काबू नहीं कर पा रही थी। इससे पहले फरहीन से कोई बात होती वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में चली गई। मेरे खुदाया, मेरी लाज रखना। इसका दिल खौफ से धड़क उठा था। वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो चुकी थी। पंचायत लगी हुई थी। शाह हवेली के तमाम मर्द और उधर से सबकतगीन और इसके चचा और ताया मौजूद थे। सबकतगीन तो शहर के रहने वाले थे। इनके यहाँ पुलिस केस बनता था, लेकिन ये इस दौर की बात थी जब गांव के असर रसूख रखने वाले लोगों के असूलों के मुताबिक फैसले करने को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। इस बार भी अहमद नवाज के कत्ल पर फरहाद शाह ने पुलिस केस बनने नहीं दिया, बल्कि अपने गांव की पंचायत में फैसला होने का कहा। फरहाद शाह के बेटे यूसुफ शाह ने नवाज हाशमी के बेटे अहमद नवाज हाशमी का कत्ल किया है। ये मानी नहीं रखता कि किस वजह से कत्ल किया गया, क्योंकि दोनों ने मुकाबले पर लड़ाई की और इस मुकाबले के वार में यूसुफ शाह ने कत्ल किया।
क्या यूसुफ शाह अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? सरपंच ने पूरी पंचायत के सामने इससे पूछा। यूसुफ शाह का जबड़ा तना हुआ था। अगर फरहाद शाह न रोकते तो वह पूरी पंचायत को बता देता कि शाह हवेली की बेटी पर जो भी बात करेगा वह इसका इससे भी बुरा हाल करेगा। तो इसकी सजा में 3 बातें आती हैं। अव्वल ये कि फरहाद शाह अपनी सारी जायदाद मकतूल के घर वालों के नाम कर दे और साथ में एक बेटी या बेटा बतौर गुलाम दे। दोइम के खून बहा में यूसुफ शाह का खून बहा कर बराबरी की जाए और सोइम अपनी किसी एक बेटी को वनी कर दिया जाए। पंचायत के असूलों को बड़ी वजाहत से सरपंच ने सामने रखा। फरहाद शाह ने दांत पीसे। वो इन तीनों को नहीं मान सकते थे, लेकिन इनके बेटे की हरकत ने क्या वक्त ला खड़ा किया था कि इन्हें इनमें से एक को चुनना था। बोला फरहाद शाह, क्या चुनोगे इनमें से? सरपंच ने इनकी खामोशी पर दोबारा मुखातिब किया। सरपंच साहब, फैसला तो हमसे करवाएं आप, इनसे क्या पूछ रहे हैं? सबकतगीन के चचा ने नफरत से कहा। यूसुफ शाह ने कटीली नजरों से इन्हें देखा। बोलो, क्या चाहिए इनकी सजा में? सरपंच ने सर हिलाते इनसे पूछा। ये भी असूलों में से था कि मकतूल के अहले खाना सजा देने के मुकम्मल हकदार होंगे। हमें हवेली की सबसे हसीन लड़की वनी में चाहिए, सबकतगीन के ताया ने सपाट अंदाज में कहा। सबकतगीन और इसके चचा ने झटके से इन्हें देखा। सबकतगीन के चचा का ख्याल था कि जायदाद हाथ में आती, लेकिन इसके भाई ने अजीब डिमांड की थी। ताया जान, सबकतगीन ने कुछ कहना चाहा कि इनके उठते हाथ पर वो खामोश हो गया। बोलो फरहाद शाह, कौन सी बेटी दोगे वनी में? सरपंच ने दोबारा से फरहाद शाह को मुखातिब किया। सरपंच साहब, हमें 2 घंटे की मोहलत दीजिए। फरहाद शाह ने यूसुफ शाह का सख्ती से हाथ पकड़ते कहा। यूसुफ शाह इस वक्त बुरी तरह से गुस्से में था। वो कैसे खून बहा में अपनी हवेली की बेटी इन्हें दे देता। हाँ, 2 घंटे ले लो, फिर 2 घंटे बाद काजी और लड़की के साथ हाजिर होना। सबकतगीन के ताया ने दोबारा सर्द लहजे में कहा। चलो यूसुफ। फरहाद शाह ने इसके हाथों को झटका दिया जो खून ख्वार निगाहों से सामने वालों को घूर रहा था। चलो, यूसुफ शाह को सख्त आवाज से कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। यूसुफ शाह भी तेजी से इनके पीछे गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप शाह हवेली की एक बेटी भी नहीं दे सकते हैं आगा जान। यूसुफ शाह की धाड़ पूरे लाउंज में गुंजी। आवाज नीचे। इससे भी बारौब आगा जान की आवाज ने यूसुफ शाह की आवाज को दबा दिया। भाई साहब, ऐसे ना करें, मेरी बेटियां मेरा सरमाया है, ये जुल्म ना कीजिए। ज़किया शाह रोती हुई इनके आगे हाथ जोड़ गई। अंदर जाओ, मर्दों के दरमियान औरत का क्या काम? आगा जान ने रुख फेरते गुस्से से कहा। बीजान जल्दी से ज़किया शाह को पकड़कर जनान खाने में ले गई। भाई साहब, कोई और हल नहीं निकल सकता क्या? आगा जान के भाई ने हारे हुए लहजे में पूछा। क्या दूसरा हल? अपना बेटा खून बहा में दे दूं, जो हमारे सैयदों का अगला गद्दी नशीन है, जो तुम्हारी बड़ी का होने वाला सुहाग है, इसे कत्ल के लिए पेश कर दूं? फरहाद शाह की आवाज एक बार फिर लाउंज में गूंजी। मैं फरहीन को वनी नहीं होने दूंगा। यूसुफ शाह ने जबत से ये अल्फाज अदा किए। फरहीन नहीं, इरम। इरम जाएगी वनी के तौर पर, फरहाद ने सपाट अंदाज में कहा। इरम। सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, जबकि यूसुफ शाह तो उलझ गया था। आगा जान, इरम। यूसुफ शाह को अपनी आवाज कुएं से आती महसूस हुई। इन्हें हवेली की सबसे हसीन लड़की चाहिए और हमारी हवेली के बारे में सबकी राय यही है कि इरम पूरे सैयद खानदान में सबसे हसीन लड़की है, वही जाएगी वनी के तौर पर। सोफे पर बैठते संजीदगी से कहा। जरी बेगम, जाओ, इरम को नीचे लाओ। फरहाद शाह ने किसी के बोलने से पहले ही ऊंची आवाज में कहा। जरीन शाह, जो जनान खाने में बैठी ज़किया शाह को हौसला दे रही थी, कि फरहाद शाह की बुलंद आवाज पर काम कर अपनी जगह से उठी। भाभी, मेरी बेटी। ज़किया शाह बिलक बिलक कर रो दी। मैं मजबूर हूँ ज़किया, मुझे माफ कर दो। मैं अपना बेटा खून बहा के बदले नहीं दे सकती। ज़किया शाह को दर्द भरी निगाहों से देखती वह बाहर निकल गई। चलो इरम, चादर ले लो, जरीन शाह ने कमरे में आते कहा। क्यों? कहाँ जाना है? मैंने भी जान, पंचायत का फैसला होना था ना। क्या हुआ, बताए ना। इरम किसी अनहोनी के डर से सवाल के बाद सवाल करती इनके सामने खड़ी हो गई। फरहीन भी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। पंचायत का ही फैसला है जिसके लिए तुम्हें लेकर जा रहे हैं। साकिब निगाहें इरम पर टिकाते वो बेतासुर चेहरे से बोली। इरम के तो सर से गुजरी और तलवों में लगी थी। इसके कानों को यकीन नहीं आ रहा था जो अभी बीजान के मुंह से सुना था। नहीं बीजान, आप मजाक कर रही हैं। फरहीन अपनी जगह साकित उठकर इनके पास आते बुखलाकर बोली। चादर निकालो और इसके सर पर दो। बीजान ने दोनों की हालत पर जैसे आंखें बंद कर ली। बीजान, कह दें ये झूठ है, मुझे वनी नहीं किया जा रहा ना। कहिए ना ये झूठ है, खुदा का वास्ता है, कह दीजिए। इरम फटी फटी निगाहों से इनके हाथ थामती तड़प कर बोली। इरम, तुम ये चाहती हो कि भरी जवानी में यूसुफ शाह का
इस हवेली से जनाजा निकले। बीजान ने करखत लहजे में इससे पूछा। आंखों की दहलीज से आंसू टूट कर गिरा था। इरम का वजूद जैसे बेजान हुआ था, यानी इसे तो यूसुफ शाह की जिंदगी की जमानत के तौर पर पेश किया जा रहा था। अल्लाह करे इनको मेरी उम्र भी लग जाए। इरम के दिल ने दुहाई दी थी, लेकिन इसकी जबान और लब हिल ना सके थे। फरहीन, चादर लाओ। अब की बार बीजान ने सख्ती से कहा कि फरहीन अपनी जगह कांप गई। रोते हुए वह अलमारी की तरफ बढ़ी और कांपते वजूद से चादर निकाली। बीजान ने आगे बढ़कर इसके हाथ से चादर ली और फैलाकर इरम के सर पर दी। इरम की आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे, लेकिन इसके कानों में बस यूसुफ शाह की जिंदगी की जमानत के अल्फाज गूंज रहे थे। इरम फरहीन बेसाख्ता रोती इसे सीने से लगा गई। मुझे रुखसत करो, मुझे यूसुफ शाह का सदका समझकर वार दो। फरहीन को खुद से अलग करते सुर्ख वैरान निगाहों से फरहीन को कहा कि वो और तड़प कर रोने लगे। अहमद नवाज के छोटे भाई सबकतगीन के साथ वनी किया जाएगा। बीजान ने इरम को जैसे बताया था कि वो खुद को इसके लिए तैयार रखे। फरहीन ने झटके से बीजान को देखा, आंसुओं के साथ जैसे दिल भी रुक गया था। नहीं, इसका दिल चीखा था, मगर ये शोर जुबान से बयान होने से कासिर था। चलो। बीजान ने इरम का हाथ पकड़ा और बाहर ले गई। नहीं, आप नहीं। सबकतगीन की शक्ल आंखों में जैसे उलझ गई थी। बेदम होती वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। असल अजियत जैसे इन दोनों की शुरू हुई थी फरहीन शाह की, जो अच्छे से जानती थी कि सबकतगीन इससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है, और अब इसकी बहन को इसके साथ वनी करके पंचायत में पेश कर दिया जाएगा। यानी एक वक्त में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। वो इस वक्त चादर में सुकड़ी सिमटी सी बेड के किनारे टिकी हुई थी। जब निकाह करके इसे घर लाए थे तो कोई भी जी नफ्स इसे घर में दिखाई नहीं दिया था। सबकतगीन तो इसे घर के बाहर उतार कर बाहर ही निकल गया था। वही वो मरते मरते कदमों से अंदर आई थी और मुलाजमा तो पहले ही सब जानती थी। तभी इसे सबकतगीन का कमरा दिखाया। वो तो समझ रही थी कि घर पहुंचते ही इस पर जुल्म ढाया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो पूरे कमरे को घूर रही थी। परेशानी, खौफ इसकी आंखों में मंडला रहा था। अभी वो कुछ भी सोचती कि धड़क से दरवाजा खुला और सामने इसने सहीला को पाया। इसका धड़कता दिल थोड़ा सुकून में आया। सहीला इससे पहले कि वो इसके गले लगती कि इसका हवा में हाथ देकर वहीं इसके कदम रुक गए। ये तुम्हारी जगह नहीं है। इसकी आवाज़ नम आलूद थी। नहीं है तुम्हारी ये जगह। मेरे लाला तुम्हें नहीं ला सकते यहाँ। इसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इरम का दिल वहीं इसकी भराई आवाज़ पर सिकुड़ सा गया। सहीला की हालत नाकाबिले बयान थी। सहीला, मेरी बात सुनो। इरम ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए। वहीं रहो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम मेरे लाला की खुशियाँ नहीं खा सकती। तुम फरी आपी की जगह नहीं ले सकती। मेरे बड़े लाला को मारा किया है, लेकिन इसके बदले तुम ना आती। मेरे लाला को तबाह कर दिया सबने। वह बाकायदा चीख रही थी। सहीला, इसने अपना गला तर किया। इसे एक सहारे की इस वक्त अशद ज़रूरत थी और इसकी दोस्त ही इसके खिलाफ जा रही थी। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। सहीला ने अपने आंसू साफ किए और इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगी। मेरी बात सुनो सहीला। इरम इसके साथ खींची जा रही थी। इतनी सख्त पकड़ सहीला की होगी इसने कभी नहीं सोचा था। इसके चीख पुकार के बावजूद सहीला ने लॉन में लाकर इसे झटके से छोड़ा कि वह तवाज़ुन न रख सकी और नीचे गिर गई, लेकिन किसी के कदमों को अपने चेहरे के करीब पाया। क्या ये इसकी हकीकत थी? ये इसकी जगह थी? ये इसका मुकाम था? किसी के कदम। नजर उठाकर ऊपर देखा तो सबकतगीन इसे देख रहा था बेतासुर निगाहों से। जारी है। तो प्यारी रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।